यह कहानी है सानिया शेख नाम की एक लड़की की। 2021 की इस घटना ने मुंबई को हिलाकर रख दिया था। इस घटना को इतनी क्रूरता और परफेक्ट प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था कि पुलिस को भी इस केस को सॉल्व करने में लगभग 14 महीने लगे थे। तो आखिरकार इस केस की पूरी कहानी क्या है, सानिया शेख के साथ क्या कुछ हुआ था और पुलिस ने इस केस को कैसे सॉल्व किया, चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 26 जुलाई 2021 से। 26 जुलाई को जब कुछ लोग मुंबई के वसई के भुई गांव बीच से गुजर रहे थे, तब उनकी नज़र एक बड़े से सूटकेस पर पड़ती है। तत्काल ही सूटकेस की जानकारी वसई पुलिस स्टेशन में दी जाती है। तुरंत मौके पर पहुंचकर पुलिस सूटकेस को बरामद करती है। सूटकेस के अंदर से पुलिस वालों को एक महिला की बॉडी मिलती है। डेड बॉडी की काफी हद तक डिकम्पोज भी हो चुकी थी। क्योंकि लाश का सर गायब था, इसलिए पुलिस वाले बॉडी की पहचान नहीं कर पाते हैं। डेड बॉडी के पास कोई दूसरे ऐसे सबूत भी नहीं मिलते हैं जिससे कि बॉडी की पहचान हो सके। फिर भी पुलिस वाले बॉडी की तस्वीर लेकर आसपास के सभी थानों में भेज देते हैं, लेकिन कहीं से भी पुलिस वालों को कोई भी क्लू नहीं मिलता है। पहचान ना होने के कारण पोस्टमार्टम के बाद भी पुलिस द्वारा की गई बॉडी का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। हालांकि भविष्य में जांच के उद्देश्य के लाश के डीएनए सैंपल सुरक्षित रख लिए जाते हैं। वसई पुलिस कहीं से भी इस मामले में ढीला बरतने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए तत्काल ही इस केस की जांच के लिए 4 अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगभग 200 बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, जिसमें सूटकेस से मिली लड़की से जुड़ी सारी जानकारियां पब्लिश की जाती है, ताकि किसी भी तरीके से इसकी पहचान हो सके और फिर इस लड़की के कातिल तक पहुंचा जा सके। मगर कहीं से भी कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इस कोशिश में साल भर से ज्यादा का समय बीत जाता है और पुलिस वाले के हाथ खाली रहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप ईमानदारी से कोई भी कोशिश करते हैं तो कामयाबी एक दिन जरूर मिल ही जाएगी। ऐसा ही कुछ वसई पुलिस के साथ भी होता है। सूटकेस मिले 13 महीने से अधिक का समय हो चुका था। 29 अगस्त 2022 को मुंबई के मुम्रा पुलिस स्टेशन में कर्नाटक के बेलगांव से जावेद अली नाम के एक व्यक्ति आते हैं और वह थाने में शिकायत करते हैं कि उनकी भतीजी सानिया शेख पिछले लगभग 1 साल से गायब है। यह बहुत कम उम्र में अनाथ हो गई थी, इसलिए सानिया को उसके चाचा जावेद अली ने अपनी बेटी की तरह पाला था और फिर उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से 2017 में नाला सुपारा इलाके के रश्मि रिजेंसी अपार्टमेंट में रहने वाले आसिफ शेख नाम के एक व्यक्ति से की थी। जावेद अली के मुताबिक शादी के बाद दोनों पति पत्नी पूरे परिवार के साथ 2 BHK अपार्टमेंट में एक साथ रहते थे। इस परिवार में सानिया और आसिफ के अलावा आसिफ के माता पिता और एक भाई भी रहते थे। पुलिस वालों को सानिया के अंकल जानकारी देते हैं कि उन्होंने आखिरी बार सानिया से 8 जुलाई 2021 को बात की थी। उस दिन सानिया की दादी का देहांत हुआ था। जावेद अली के मुताबिक उसके बाद उन्होंने कई बार सानिया से बात करने की कोशिश की, मगर आसिफ ने कभी भी सानिया से कोई बात नहीं कराई। एक समय बाद आसिफ ने भी फोन उठाना बंद कर दिया। जावेद अली जानकारी देते हैं कि यह लोग आसिफ की मां के मोबाइल पर भी कॉल करके बेटी के बात करने का प्रयास करते हैं, मगर वह भी सफल नहीं हो पाते हैं। सानिया मूल रूप से कर्नाटक के बेलगांव की रहने वाली थी। 2021 में कोरोना के प्रकोप की वजह से देश भर में जबरदस्त लॉकडाउन चल रहा था, इसीलिए जब सानिया से बात नहीं होती थी तो सोनिया के परिवार वाले काफी चिंतित होते थे और वह मुंबई आकर सानिया से मिलने का प्लान बनाते हैं, मगर लॉकडाउन की वजह से वह कर्नाटक से मुंबई तक नहीं आ पाते हैं और इस तरह लगभग 1 साल से अधिक का समय बीत जाता है। 1 साल बाद जब सानिया के रिश्तेदार 2022 में मुंबई आकर आसिफ के नाला सुपारा वाले घर पर जाते हैं तो उन्हें जानकारी मिलती है कि आसिफ के परिवार वालों ने अपना वह घर 2021 के अक्टूबर महीने में किसी और को बेच दिया था और वह लोग वहां से कहीं और शिफ्ट हो गए थे। कुछ पड़ोसियों से सानिया के रिश्तेदार की जानकारी मिलती है कि घर बेचने के बाद आसिफ के परिवार वालों ने उन्हें बताया था कि वह लोग अब किसी दूसरे अपार्टमेंट में रहने जा रहे हैं। इस जानकारी के आधार पर जब सानिया के रिश्तेदार उस दूसरे पते पर जाते हैं तो जानकारी मिलती है कि वहां भी कोई नहीं रह रहा है। फिर यह लोग आसिफ के कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर आसिफ उनसे बात नहीं करता है। फिर किसी तरह सानिया के अंकल आसिफ की मां से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और इतना पता लगा लेते हैं कि यह लोग मुम्रा के किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं।
जानकारी के आधार पर यह लोग जब मुमरा वाले एड्रेस पर जाते हैं तो वहां उन्हें आसिफ के माता पिता घर में आने से रोक देते हैं। यहाँ उन्हें सानिया और आसिफ की 3 साल की बेटी अमायरा जरूर दिखाई देती है, मगर सानिया कहीं भी नजर नहीं आती है। सानिया के बारे में पूछने पर आसिफ और उसका परिवार बताता है कि सानिया लगभग 1 साल पहले ही अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। सबूत के तौर पर आसिफ सानिया के रिश्तेदार को एक हाथों से लिखी चिट्ठी दिखाता है। आसिफ कहता है कि चिट्ठी सानिया ने लिखी है, जिसमें उसने साफ साफ लिखा है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी मर्जी से घर छोड़कर भाग रही है। आसिफ की बातों पर सानिया के रिश्तेदारों को जरा भी यकीन नहीं होता है। इसी के बाद यह मुमरा पुलिस स्टेशन में सानिया की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने आ जाते हैं। चूंकि लड़की गायब होने से पहले तक नाला सुपारा इलाके में रहती थी, इसलिए मुमरा पुलिस सानिया के अंकल को सलाह देते हैं कि वह नाला सुपारा इलाके के पास ही पुलिस स्टेशन में जाकर लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराएं। वह ऐसा ही करते हैं। मुमरा पुलिस की मदद से एक हॉल पुलिस स्टेशन में सानिया शेख के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस वाले सानिया शेख के रिलेटिव को लगभग 1 साल पहले बीच से बरामद सूटकेस में मिली लाश की तस्वीर दिखाते हैं। लड़की का चेहरा नहीं था, फिर भी सानिया के रिलेटिव तस्वीर देखकर कपड़े के आधार पर उसकी पहचान सानिया शेख के तौर पर करते हैं। कुछ दूसरे रिलेटिव भी तस्वीर में दिख रही लड़की को सानी बताते हैं। सानिया की पहचान होने के बाद तत्काल ही पुलिस वाले सानिया के पति आसिफ शेख और आसिफ के माता पिता को थाने पर बुलाते हैं और उन्हें भी यह तस्वीर दिखाते हैं, मगर यह लोग उस तस्वीर में दिख रही लड़की को सानिया के तौर पर पहचानने से साफ इनकार कर देते हैं। इतना ही नहीं, आसिफ पुलिस वालों को भी सानिया के बॉयफ्रेंड के साथ अपनी मर्जी से घर छोड़कर भाग जाने वाली कहानी सुनाता है और एक हाथ से लिखा हुआ लेटर भी पुलिस वालों को देता है। पुलिस वालों को शक जरूर होता है, मगर तत्काल ही कोई एक्शन लेने की बजाय पुलिस वाले संयम से काम लेते हैं और फिलहाल के लिए आसिफ और उसके परिवार वालों को थाने में जाने से देते हैं। पिछले 13 महीने से सूटकेस वाली लड़की से जुड़े केस को सॉल्व करने की कोशिश में जुड़े पुलिस वालों के सामने फाइनली अब एक प्राइम सस्पेक्ट आ चुका था, इसलिए अब नए जोश के साथ पुलिस वाले इस केस की जांच आगे बढ़ाते हैं। तस्वीर में दिख रही लड़की को सानिया के परिवार वाले तो पहचान लेते हैं, मगर पति पहचानने से इनकार करता है। इसलिए पुलिस वाले अब डीएनए जांच के जरिए उस लड़की की पहचान करने का फैसला करते हैं। इसलिए पूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद आसिफ का भी डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जाता है और फिर उस आसिफ के डीएनए सैंपल तथा सूटकेस से बरामद की गई लड़की के डीएनए सैंपल का मिलन आसिफ और सानिया की बेटी अमायरा के डीएनए सैंपल से किया जाता है। जब इस जांच की रिपोर्ट आती है तो हर कोई शॉक रह जाता है। आसिफ और सानिया की डीएनए उसकी बेटी अमायरा से मैच करता है, यानी अब इतना साफ हो जाता है कि सूटकेस से बरामद लड़की कोई और नहीं बल्कि सानिया शेख ही थी। इस तरह आसिफ और उसके परिवार वालों का पहला झूठ बेनकाब हो जाता है। डीएनए रिपोर्ट के आने के बाद ही तुरंत पुलिस वाले आसिफ को गिरफ्तार कर लेते हैं और अब उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो आसिफ किसी भी तरीके से सानिया की हत्या में शामिल होने से साफ इनकार करता रहता है और सानिया के बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली कहानी पर ही टिका रहता है। मगर जब कथित तौर पर सानिया द्वारा लिखे गए लेटर की हैंडराइटिंग एनालिसिस की जाती है तो आसिफ का दूसरा झूठ भी पकड़ा जाता है। हैंडराइटिंग एनालिसिस से यह खुलासा होता है कि लेटर में जो भी बातें लिखी गई है, इसकी लिखावट सानिया से बिल्कुल मैच नहीं करती है और यह जो लिखावट है वह राइटिंग आसिफ के राइटिंग से मैच करता है। यानी यह बॉयफ्रेंड वाली कहानी आसिफ की ही गढ़ी हुई है और यह उसी ने जब फर्जी लेटर लिखकर लोगों को गुमराह करने का काम किया था। एक के बाद एक झूठ पकड़े जाने के बाद अब पुलिस वाले आसिफ के साथ थोड़ी कड़ाई के साथ पूछताछ करना शुरू करते हैं और आखिरकार आसिफ की सारी चालाकी पीछे छूटने लगती है और अंततः यह रूह कांपा देने वाली सच्चाई से पर्दा उठता है। खुलासे के मुताबिक 21 जुलाई 2021 को सानिया की हत्या की गई थी और यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति आसिफ शेख ने ही की थी। किसी बात को लेकर आसिफ और उसकी पत्नी में थोड़ी बहुत कहासुनी होती है और इसी बीच बात बढ़ जाती है और आसिफ लगातार सानिया को मारना शुरू कर देता है। मारपीट के दौरान ही आसिफ सानिया के हाथ पैर को बांध देता है और फिर उसका चेहरा पानी से भरे टब में डुबा देता है। काफी देर तक वह सानिया को पानी में डुबाकर तड़पाता रहता है। जब सानिया लगभग बेहोश हो जाती है तब भी आसिफ को चैन नहीं पड़ता है और अब वह सानिया का गला घोटना शुरू कर देता है और तब तक गले को घोटते रहता है जब तक कि सानिया की सांस रुक नहीं जाती। आसिफ के खुलासे के मुताबिक गला घोटने के बाद सानिया की मौत जरूर हो जाती है, फिर भी आसिफ का गुस्सा शांत नहीं होता है और अब वह भागकर दूसरे कमरे में जाता है और 12 सा चाकू उठा लेता है
और उससे सानिया का गला रेतना शुरू कर देता है। हालांकि गला रेतने के दौरान ही आसिफ बेहोश हो जाता है। आसिफ के बेहोश होने के बाद कथित तौर पर आसिफ के पिता अब कमरे में दाखिल होते हैं और वह गला रेत कर सर को धड़ से अलग कर देते हैं। इधर तब तक आसिफ एक बार फिर से होश में आ जाता है और अब वह तुरंत ही दूसरे कमरे से एक ट्रिमर लेकर आता है और सानिया के लंबे बाल को शेव करना शुरू कर देता है ताकि उसकी पहचान करना बिल्कुल मुश्किल हो जाए। आसिफ कितनी परफेक्ट प्लानिंग के साथ इस हैवानियत को अंजाम दे रहा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सानिया के ऊपरी होठ पर एक तिल था। आसिफ को लगता है कि अगर कहीं सानिया का हेड पुलिस वालों को मिला तो उसकी पहचान हो सकती है, इसलिए पहचान मिटाने की नीयत से अब एक चाकू से के सहारे आसिफ उस तिल को भी सानिया के होठ से काट कर हटा देता है। अब तक सानिया की हत्या हो चुकी थी और अब बारी थी सानिया के लाश को ठिकाने लगाने की। सबसे पहले आसिफ सानिया के सर को एक बेडशीट में लपेटता है और एक बड़े से पॉलिथीन बैग में रख लेता है। फिर यह अपने भाई यासीन के साथ उस सर को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। यासीन बाइक चलाता है और आसिफ अपनी पत्नी के सर को लेकर बाइक के पीछे बैठता है। फिर यह दोनों बाइक चलाते हुए मुंबई के अहमदाबाद हाईवे पर आ जाते हैं और एक सुनसान इलाके में आकर झाड़ियों के बीच सर को फेंक कर वापस अपने फ्लैट पर आ जाते हैं। अब बारी थी पूरे शरीर को ठिकाने लगाने की। शरीर को बाइक पर ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए अब आसिफ मदद लेता है अपने जीजा यूसुफ की। यूसुफ पेशे से एक कैब ड्राइवर था जो मुमरा में रहता था। आसिफ यूसुफ को कॉल करता है और तुरंत कार लेकर आने के लिए कहता है। इधर आसिफ अपने भाई और पिता के साथ मिलकर अपनी पत्नी सानिया के शरीर को एक बड़े से ट्रॉली बैग में बंद कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब यूसुफ कार लेकर आता है तो यह लोग बैग को लेकर कार में बैठ जाते हैं और इसे भूई गांव के बीच जाकर फेंक देते हैं। 5 दिन तक बैग यूं ही पड़ा रहता है। फिर जब परिंदे और जानवर इस पर मंडराने लगते हैं तब लोगों की नज़र इस पर पड़ती है कि फिर पुलिस को जानकारी दी जाती है। आसिफ द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक वह ट्रॉली बैग को सुनसान इलाके में फेंक कर आने के बाद वापस आ जाता है और घर के अंदर अच्छे से खून की सफाई करता है और अपने खून से सने कपड़ों को भी बड़े आराम से गायब कर देता है। 21 जुलाई 2021 को भारत में बकरीद का त्यौहार भी मनाया जा रहा था और यह रूह कपा देने वाली हत्या को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से आसिफ अपने परिवार वालों के साथ बकरीद का त्यौहार भी मनाता है और दूसरे रिलेटिव के यहाँ भी घूमने जाता है। यह लोग इतने कूल बने रहते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस घटना के समय आसिफ और सानिया की बेटी कहाँ थी? तो खुलासे के मुताबिक चूंकि यह भी एक प्री प्लान केस था, इसलिए पहले ही आसिफ ने अपनी बेटी को त्यौहार मनाने के नाम पर यूसुफ की पत्नी के यहाँ यानी आसिफ ने अपनी बेटी को अपनी बहन के यहाँ भेज दिया था। इस डिटेल कबूलनामे से पहले आसिफ ने हत्या की बात जरूर कबूल की थी, मगर तब उसने कहा था कि उसने सानिया की हत्या से लेकर उसके बॉडी को ठिकाने लगाने तक सब कुछ अकेले किया था। आसिफ ने ऐसा अपने परिवार वालों को बचाने की नीयत से कहा था, मगर पुलिस वालों ने आसिफ की चालाकी पकड़ लेते हैं और फिर कड़ाई से पूछताछ करते हैं। पूछताछ में परिवार के दूसरे सदस्यों का भी रोल इस केस में सामने आ जाता है। पुलिस को हत्यारा तो मिल चुका था, लेकिन हत्या का मेन मोटिव अब तक नहीं मिला था, इसलिए पुलिस वाले आसिफ से इस हत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश करते हैं और आसिफ एक बेहद ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनाता है। दरअसल आसिफ की एक बहन भी थी जिसकी शादी कई साल पहले यूसुफ से हुई थी। शादी के बाद कई साल बाद भी यूसुफ के घर में कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है। दूसरी तरफ शादी के 2 साल बाद ही आसिफ और सानिया के घर एक बिटिया का जन्म होता है। बेटी के जन्म के बाद तो परिवार में उत्सव मनाया जाता है, मगर एक समय बाद आसिफ समेत आसिफ के माता पिता सानिया पर दबाव बनाने लगते हैं कि वह अपनी इस नन्ही बच्ची को अपनी ननद यानी आसिफ की बहन को दे दे। सानिया किसी भी हाल में अपनी बच्ची को अपनी ननद को देने से मना कर देती है। यहीं से लड़ाई झगड़े की शुरुआत होती है और एक तरफ ससुराल वाले को सानिया पर अपनी बच्ची को किसी और को देने का दबाव बनाने लगते हैं, तो दूसरी तरफ आसिफ भी अपनी पत्नी को सताना शुरू कर देता है। एक बार तो बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सानिया अपने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी चली जाती है, मगर फिर किसी तरह दोनों ही पक्ष के परिवार वाले मामलों को शांत करवाते हैं और तब समझ बूझ कर मामला शांत करवा दिया जाता है। कुछ समय तक शांति रहती है, मगर फिर से सानिया के साथ वही दुर्व्यवहार और का दौरा शुरू हो जाता है और अंततः इस दुर्व्यवहार का अंत सानिया की दुखद मौत के साथ होता है। पुलिस जांच के दौरान सानिया के रिश्तेदार एक और दावा करते हैं कि आसिफ और उसका परिवार अक्सर सानिया के पैसों के लिए भी प्रताड़ित किया करता था।
दरअसल सानिया के माता पिता सानिया के बचपन से में ही गुजर गए थे, मगर उन्होंने अपनी इकलौती बच्ची के लिए 2 बड़े घर और आम का बड़ा सा बगीचा भी छोड़ दिया था। सानिया के माता पिता के नाम से अच्छी खासी जमीन थी, जो कि कर्नाटक में थी, जिसकी इकलौती वारिस सानिया ही भी थी। शादी के बाद जब आसिफ के परिवार वालों को सानिया के पास मौजूद प्रॉपर्टी की जानकारी होती है, तो यह लोग सानिया पर दबाव बनाने लगते हैं कि कर्नाटक के बेलगांव जाकर वह सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे लाकर उन्हें दे दे। मगर सानिया ऐसे करने के लिए रेडी नहीं होती है और इस कारण से भी सानिया को ससुराल में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पूरे खुलासे के बाद आसिफ के माता पिता, भाई और जीजा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी को जेल भेज दिया जाता है। वैसे तो सभी गुनहगार को सजा अंतिम फैसला अदालत करेगी, मगर आपके अनुसार इस हैवानियत के खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए।